मैं आस्था शर्मा HB24 हिमाचल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शिमला के उपनगर संजौली में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट के समय सीमा में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। काफी अरसे से इस बात की जरूरत महसूस हो रही थी कि अपना हेलीपोर्ट होना चाहिए। शिमला में खासतौर से हमारे लिए बहुत मुश्किल रहती है कि अन्ना डेल जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है वो आर्मी के पास है लीज पर, और ऐसी सूरत में प्राइवेट चॉपर ने आना हो हिमाचल प्रदेश में और शिमला आना हो पर्टिकुलरली, तो लैंडिंग की बहुत बड़े इश्यूज रहते थे। ऐसी सूरत में एक अच्छी शुरुआत हुई है। यहाँ संजौली में एक हेलीपोर्ट जो है वो बनाने का निर्णय लिया है, और वो हम सितंबर के महीने में जो जिस तरह से कार्य की प्रगति हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर के महीने तक ये काम पूरा हो जाएगा, जिसका मेन पोर्शन जो है। उसके बाद इसको फंक्शनल कर देंगे। और खास तौर से जो हमारी उड़ान 2 की जो एक सुविधा है, अभी चंडीगढ़ से हमारा एयरपोर्ट जो है वो जुब्बरहट्टी का, अभी वहां लैंड करते हैं, और जब ये बन जाएगा तो ये एकदम शहर के बीच में, क्योंकि जुब्बरहट्टी में आने जाने के लिए शिमला से लगभग 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई रहती थी। जो टूरिस्ट जाना चाहता था, बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होता था। और यहाँ संजौली में आने के बाद जो है वो हमारे उड़ान 2 की जो हमारी एक सुविधा है, उसको बहुत बड़ा इससे बल मिलेगा। और दूसरी बात है कि अपने पास, प्रदेश सरकार के पास भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में 25% किराए में की गई वृद्धि के लागू करने के निर्णय का विरोध किया तथा प्रदेश सरकार से मांग की है कि जनता पर आर्थिक बोझ न लादा जाए, अन्यथा पार्टी इस जन विरोधी निर्णय के विरुद्ध प्रदेश व्यापी जन आंदोलन करेगी। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 बात करो, होश में आओ, होश में आओ, बकरा वृद्धि कम करो, कम करो, कम करो, बकरा वृद्धि कम करो, कम करो, कम करो, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 बकरा वृद्धि कम करो, कम करो, कम करो, बकरा वृद्धि कम करो, कम करो, कम करो, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, प्रदेश सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, 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 जयराम ठाकुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जयराम ठाकुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 बकरा वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, बकरा वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 बकरा वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, डीजल में बड़े टैक्स कम करो, कम करो, कम करो, डीजल में बड़े टैक्स कम करो, कम करो, कम करो, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस किराए में वृद्धि हुई है। हालांकि इस बार अगर देखा जाए, जैसे पहले 2 वर्ष पहले जब बस किराए में वृद्धि हुई थी, उस समय पूरे प्रदेश के बस ऑपरेटर्स ने किराए में वृद्धि की मांग की थी, उनकी मांग भी जायज थी। और इस बार आपने देखा होगा कि बस मालिकों ने जो किराए में वृद्धि की मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी सरकार ने कोरोना काल में बस किराए में भारी बढ़ोतरी की है। और जो बस ऑपरेटर्स है जो प्रदेश के, वो भी आम जनता की तरह ही है। अगर डीजल के पेट्रोल बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे, तो नेचुरली जो बस का किराया है उसमें बढ़ोतरी होगी। हमारी प्रदेश सरकार से यही मांग रही है कि पिछले 4-5 महीनों से जो बसें खड़ी भी थी, पहले तो उनको चाहिए था कि वो जो बस ऑपरेटर है उनको रियायत देते, उनको 2021 का जो टैक्स, जिस प्रकार का भी जो टैक्स रहता है उसमें, जो रोड टैक्स है उसमें उनको माफ करते, तो बजाय इस किराए में वृद्धि करने के, उसमें दोनों सेटिस्फैक्शन रहनी, चाहे जनता भी और बस ऑपरेटर भी। और दूसरा, जो भारी बढ़ोतरी लगभग 70% के करीब जो अलग अलग तरह के जो कर है
जो डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगते हैं। हमारी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि वो उन करों में तुरंत कटौती करे जिससे कि प्रदेश की जनता को राहत मिले। वो चाहे केंद्रीय स्तर का कर है चाहे प्रदेश स्तर का जो कर है, दोनों करों में वो कटौती करे ताकि जो आम जनता जो प्रदेश की है वो इस महंगाई के बोझ में हिस्सा लेना सीखे। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कोरोना महामारी के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से जो कारोबार है वो चौपट हो चुका है, लोगों की जो आय है बिल्कुल वो शून्य के बराबर है। किस तरह से वो इस बोझ को झेलेगी और आने वाले समय में जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं, जो दूसरे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उनके भी किराए बढ़ेंगे तो जो उनके ऊपर जो खाद्य पदार्थों की जो सप्लाई होती है, जो खाद्य पदार्थ जो आते हैं उनके ऊपर भी महंगाई बढ़ेगी। तो आने वाले समय में लोगों का जो जीना मुश्किल हो रहा है। तो हमारी प्रदेश सरकार से यही मांगे कि आप बस ऑपरेटर को भी रियायत दें और प्रदेश की जनता को भी रियायत दें। एक तो डीजल के जो टैक्स है उसमें कटौती करें, दूसरा जो बस ऑपरेटर है उनके जो जिस तरह से पिछले 4-5 महीनों से उनकी जो बसें खड़ी है उसमें अगर वो रोड टैक्स उनका माफ करते हैं तो जो बस किराया है बढ़ने से वो भी रुक जाएगा, प्रदेश की जनता को भी उसमें फायदा मिलेगा और बस ऑपरेटर दोनों को फायदा मिलेगा। ये हमारी मांग है। आज हमने ये एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपा है। ये हमारी उनसे मांग है और कल पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस हर विधानसभा स्तर पर एसडीएम ऑफिस के बाहर, तहसील ऑफिस के बाहर और डीसी ऑफिस के बाहर ज्ञापन देकर प्रदर्शन करते हुए इस प्रदेश सरकार के खिलाफ ये मांग करेगी आने वाले समय में आप इन दोनों मुद्दों पर जल्दी से कोई फैसला ले ताकि जो प्रदेश की जनता है महंगाई की मार से बच सके। ये हमारा आज का मुख्य मकसद है। ये जो आज प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में जो 25% बस किराए में वृद्धि की है, हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है इसका विरोध करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि ये जनता पे बोझ डालने वाला जो ये जन विरोधी फैसला है इसको जो है तुरंत सरकार जो है वापस ले। और जिस प्रकार से आज ये बस किराए में वृद्धि की गई है और ये ऐसे दौर में की गई है जब सरकार ने जो है 100% सवारियां जो है बस में बिठाने की इजाजत दे दी है और जिस प्रकार से पिछली कैबिनेट बैठक में ये निर्णय ले लिया गया था, परंतु जनता के दबाव के चलते जो है इस निर्णय को जो है लागू करने के लिए जो है वो सरकार पीछे हटी थी। और जिस तरह से ये निर्णय आज लागू किया गया है उससे प्रदेश सरकार का चरित्र जो है वो स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इससे पहले जब भी माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और अन्य मंत्रियों से ये पूछा जा रहा था कि आप जो है बस किराए में वृद्धि करने जा रहे हैं, तो वो जो है स्पष्ट रूप से मना कर रहे थे कि इस परिस्थिति में जो है वो जनता के ऊपर बोझ नहीं डाला जाता। परंतु आज का जो निर्णय है उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है वो निरंतर जो है जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का काम जो है कर रही। आज लगभग 4 माह लॉकडाउन और कर्फ्यू को होने वाले हैं प्रदेश के अंदर, ये कोविड-19 के चलते। पिछले 4 माह की अगर प्रदेश सरकार की कार्रवाई आप देखें, जिस प्रकार से देश की जो मोदी सरकार है वो जनता के ऊपर जो है निरंतर जो है आर्थिक बोझ डालने का काम कर रहा है, उसी तरह से जो है प्रदेश की सरकार भी जो है निर्णय ले रही है। क्योंकि पहले आप देखें जिस तरीके से जो है पीने के पानी की दरों में 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद जो है राशन में जो है वो दरों में वृद्धि की गई और बहुत बड़ी संख्या जो है जो राशन के डिपो से राशन लेते थे उनको जो है उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो है बाहर किया गया और करीब 80 करोड़ जो है सरकार ने जो वो मदद देती थी सस्ता राशन देने के लिए वो जो है वो वापस किया। इसके बाद जो है वो बिजली की दरों में जो है वृद्धि की गई और करीब जो 100 करोड़ की सब्सिडी जो सरकार ने जो है इस निर्णय के माध्यम से जो है वो जनता से जो है वो वापस लिया और जनता के ऊपर बोझ लाता है। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर वृद्धि की गई है, कूड़े उठाने की दरों में वृद्धि की गई, तमाम जो सेवाएं हैं उनको महंगा करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा को भी जो है इस दौर में महंगा किया गया। तो हमारी पार्टी मानती है कि प्रदेश की सरकार इस समय में जो है जो जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए थी, जब जनता ने जो है करीब 3.5 महीने जो है अपना सारा कारोबार जो है वो बंद रखा ताकि कोविड जो है वो प्रदेश के अंदर जो है भारी मात्रा में जो है इसका संक्रमण ना बढ़े, बावजूद इसके जो है सरकार जो है जनता के ऊपर बोझ डाल रही है। और आज ये परिस्थिति हो गई है कि जनता 3-3.5 महीने में बिल्कुल भी कमाई नहीं कर पाई है। लाखों लोगों का रोजगार जो है वो चला गया है। जो छोटा दुकानदार है, छोटा कारोबारी है, कोई तय बाजारी करता है,
उसका जो है कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। ऐसे दौर में भी जो है सरकार जो है बस किराया वृद्धि करके, बिजली की दरों में वृद्धि करके, राशन की कीमतों में वृद्धि करके, पीने के पानी में वृद्धि करके जो है जनता पर आर्थिक बोझ डालकर प्रदेश के अंदर भी जो है देश की भांति नव उदारवादी नीतियों को लागू कर रही है। तो हमारी पार्टी सीपीआईएम प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस बस किराया वृद्धि के निर्णय को जो है तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा सीपीआईएम जो है पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन जो है जनता को लामबंद करके जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ करेगी। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार जो है इस बस किराया वृद्धि के निर्णय को जो है वापस नहीं ले लेती। और जब भी कोई संकट का काल आता है तो समाज का हर व्यक्ति उसमें अपनी पार्टिसिपेशन देता है। और इसीलिए यह है कि इसमें ये आवश्यक नहीं कि कितने लोग यात्रा करते हैं, लेकिन अब उस सब में यदि देखेंगे कि मैंने कहा कि पूरे परिवहन क्षेत्र में 3 लाख परिवार सीधा सीधा जुड़े हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं रोजगार का संबंध है। 15-20 लाख लोगों को रोटी जाती है। और इसलिए हम एक क्षेत्र की बात नहीं करते, हर जगह पर, लेकिन कोई सरकार कहीं पर कोई किसी को भी बर्डन ना पड़े, ये सब कोशिश होती है। और इसलिए जहां जहां पर सरकार राहत दे सकती है वो देती है, लेकिन ऐसे में तो देश के प्रति एक सबका कर्तव्य जो बनता है, तो उसमें ये कोई ये नहीं है कि किसी के लिए। और यह है कि यदि जब संभव होगा कोरोना काल के बाद, यदि लगता है कि जब ये सारी चीजें स्मूथ होती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, किराए घट भी सकते हैं। तो इसलिए दोनों बातें हैं, लेकिन आज हमको देश की स्थिति को देखते हुए सबको मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना कि हम सबका भी कहीं ना कहीं दायित्व है, तो इसलिए सभी लोग करते हैं। और आज हमने उसमें ये कहा है कि जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, जो हमारे सांसद हैं, ये सब लोग जो बसेज में जो भी फ्री ट्रैवल इत्यादि था वो सारी सुविधाएं वापस लेंगे और कोई उस सुविधा को नहीं लेगा। और इसलिए हमने ये भी कहा है कि भाई जो भी राशन इत्यादि की सब्सिडी है तो बाकी दूसरा छोड़े, पहले हमने छोड़ी है। तो इसलिए जब जो आवश्यकता लगती है, और आपने अभी भी देखा होगा कि जो सरकार ने लगभग जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अपने मंत्री हैं, अपने विधायक हैं, सबके सब लोग अपनी जो तनख्वाह वो प्रति माह 30% जो है वो यानी कि छोड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर आवश्यकता है तो और भी करेंगे, लेकिन अब जब इतना बड़ा संकट काल है और ये संकट प्राकृतिक है, किसी के कारण से नहीं आया, तो इसमें तो मिलजुल करके इस समस्या से निपटना पड़ेगा। और केवल मात्र यह है कि ठीक है, ये तो सबको लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आखिरकार स्थिति को ठीक करने के लिए कहीं ना कुछ निर्णय तो आपको करने पड़ेंगे। तो सर क्या अभी तक भी मैंने कहा कि स्थिति कल को क्या होती है, लेकिन अभी एंटिसिपेट करना हर चीज के लिए आवश्यक है। अभी यह लगता है कि कोरोना का समय कितना, अभी तो हमारे सामने एक प्रश्न है कि जान है तो जहान है। और अभी तो हमने कहा कि बाकी सब बातों के बजाय कम से कम प्रधानमंत्री का शुरू से ये कहना था कि हर व्यक्ति को रोटी मिले, तो इन सब बातों को चिंता करते। और अभी देखिए आखिरकार ये सब भी किस लिए, ताकि धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति में भी जाने की आवश्यकता होगी। आखिरकार लॉकडाउन में भी कब तक रहा जा सकेगा, और यदि 4 महीने में आपकी आर्थिक दृष्टि से 30,000 करोड़ रुपए आप डाउन आ गए, तो अगर यही सब रहा तो आखिरकार कब तक। और इसलिए हमको सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करना है, लेकिन धीरे धीरे हमको बाकी सब चीजों को भी कहीं ना कहीं मैनेज और ये कि आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये उसके लिए जरूरी लगता है। थैंक यू। लोगों से क्या अपील रहेगी जी? हमारे पास एक महिला जो कि जिसकी डिलीवरी होनी थी, नालागढ़ से रेफर होकर सैटरडे नाइट में यहाँ पर आई थी। उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, इसलिए नालागढ़ से उसको यहाँ रेफर किया गया था। आउट ऑफ स्टेट हम रेफर नहीं कर सकते कि चंडीगढ़ नज़दीक होने के बावजूद भी उसको हमको यहाँ रेफर करना पड़ा। यहाँ पर पेशेंट जब आया तो रात संडे को उसकी सुबह डिलीवरी हो गई। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स आई, बच्चे को इमीडिएटली रेफर कर दिया गया शिमला के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे ने पेट में ही पोटी कर दी थी। उसके बाद शाम तक जब देखा गया तो उसका जो हीमोग्लोबिन था वो कम था लेडी का, तो उसको ब्लड भी चढ़ाने पड़े। उसको ब्लड चढ़ाया गया, मगर अगले सुबह तक भी उसकी कंडीशन नहीं सुधरी।
सुबह उसका सैंपल बना था, मगर उससे पहले ही उसको हमारे को शिमला रेफर करना पड़ गया। शिमला में लेडी रीडिंग में उसका सैंपल किया गया, वहाँ पर वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाई गई। तो इसको एहतियात के तौर पर जो जो लोग उसके कॉन्टैक्ट में थे, हमारा स्टाफ था या उसके साथ के थे, उन सबको हमने आइसोलेट कर दिया है। उन सबको हमने घरों में आइसोलेट करने के बाद उनको एडवाइस किया है कि 5th डे उनका सैंपल किया जाएगा। मीन्स वीरवार को, बुधवार को और वीरवार को इनके सबके सैंपल किए जाएंगे। जिन लोगों के सैंपल हमारे वार्ड में हो चुके थे उन सबको हम घर भेज रहे हैं जो नेगेटिव हैं हमारे, मगर जो लोगों के सैंपल नहीं हुए थे उनको हम 2 दिन और रखेंगे और उनकी बाद उनकी सैंपलिंग की जाएगी और सैंपलिंग के बाद जो जो नेगेटिव रहेंगे वो उनको घर भेज दिया जाएगा। साथ में ही स्टाफ का भी सैंपल करने के बाद जो लोग नेगेटिव रहेंगे उनको दोबारा काम पर लिया जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके साथ के जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होंगे उन लोगों की भी सैंपलिंग की जाएगी। एहतियात के तौर पे हमारे को थिएटर भी, ऑपरेशन थिएटर भी बंद करना पड़ा है, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए हमें डाउट लग रहा था कि शायद उसका सिजेरियन करना पड़ेगा, तो उसको थिएटर में भी लेकर गए थे, वहाँ पर एग्जामिन किया गया था, इस करके ऑपरेशन थिएटर बंद करना पड़ा है। ऑपरेशन थिएटर में जो 2-3 लोग थे उस समय, उनको जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे उनको भी हमने होम आइसोलेट किया। इसके साथ साथ ही अभी जब तक हमारे ये जितने भी पेशेंट हमारे पास अंदर एडमिट हैं गायनी वार्ड में, वो लोग डिस्चार्ज नहीं हो जाते, पूरा का पूरा वार्ड फ्यूमिगेट नहीं हो जाता और सारे के सारे लोग जो हमारे हैं जिनकी टेस्टिंग होनी है वीरवार तक, उनकी टेस्टिंग होने के बाद वो नेगेटिव नहीं हो जाते, उस टाइम तक हम नहीं कोई भी एडमिशंस अपने गायनी वार्ड में नहीं लेंगे। और हम अपील भी कर रहे हैं लोगों से भी कि अगर उन लोगों को पता लगता है तो वो लोग अगर डिलीवरी उनकी होनी है तो पहले ही एडवांस में MMU जा सकते हैं। हमने 108 वालों को भी ये मैसेज दे दिया है कि वो किसी भी एंटीनेटल केस को यहाँ ना लाकर उसको MMU में भेजें। इस एहतियात को देखते हुए साथ में हमने जब तक हमारा लिनन ये सब चीज़ें भी हमारे को प्रॉपरली वॉश दोबारा करवानी पड़ेगी, पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल को हम आज ही सैनिटाइज करा रहे हैं, बाकी एरियाज को कंटिन्यू, ताकि वो बंद ना करना पड़े। तो लगभग डॉक्टर साहब जैसे पेशेंट बाकी जिलों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एंटीनेटल केसेज है उनको यहाँ ना भेजा जाए उनको, क्योंकि आज ही ये तो मीडिया में भी चला गया होगा कि हमारा जो RS सोलन का जो एंटीनेटल वार्ड है वो बंद कर दिया गया है। तो उनको भी चाहिए कि अपने अपने एरिया में या तो मैनेज करें या फिर इनको भेजना है तो लेडी रीडिंग ही भेजें या MMU में भेजें। स्टाफ के हमारे जितने भी लोग जो हमारे उसमें थे एंटीनेटल वार्ड में थे, वो सारे के सारे इनके एटलीस्ट एक बार तो किसी सबने देखा ही होगा गए हैं, वो सारे के सारे इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं। और कुछ लोग थिएटर के थे, जो थिएटर के 3 लोग थे जो हमारे कॉन्टैक्ट में आए हैं। डॉक्टर हमारे गायनी वाले वो कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको भी हमने होम आइसोलेट किया है। और इसके साथ के जो एरिया है, जैसे बेड के साथ के 3-4 लोग थे, साथ के कॉन्टैक्ट हैं, मगर उन लोगों के सैंपल हो चुका है, उनके नेगेटिव हैं, फिर भी उन लोगों का एहतियात के लिए हमने बोला है घर जाने के बावजूद भी 10 दिन आइसोलेट रहेंगे वो, और जो साथ के कॉन्टैक्ट बेड्स वाले थे, और 10वें दिन उनका हम सेकेंड सैंपल दोबारा करेंगे। जैसा कि सबको पता ही है, इस समय हमारे जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस हमारे जो आ रहे हैं वो नालागढ़ बद्दी में आ रहे हैं, और मेनली वो केसेस आ रहे हैं जो कि फैक्ट्रीज वाले अपने बाहर से लेबर ला रहे हैं और लेबर को कहीं ना कहीं क्वारंटाइन करके रखते हैं, फिर या फिर उनके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारे पास जो अपने कोविड केयर सेंटर थे उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सबको रख सकें। इसको देखते हुए हमने कुछ होटल्स को भी कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर कराने के लिए डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया और शायद आज वो डिक्लेयर हो जाए। एक हमारा कालू झंडा में भी है कोविड केयर सेंटर, उसको भी हम 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके लिए भी स्टाफ की जो व्यवस्था की जा रही है कोई किधर से हम रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज ये भी कोशिश करेंगे कि अगर जो हमारा एक हॉस्पिटल है जैन हॉस्पिटल है नालागढ़ में, उसको भी कोविड केयर अगर डिक्लेयर करवा पाएँ, अगर वो लोग मानते हैं कि वो हमारे साथ हेल्प करेंगे तो उसको भी हम कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर करवाने की कोशिश करेंगे।